पिछले वीडियो क्लास में आप लोगों ने हेनरी के नियम और राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ा। आपने ये जाना कि किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित कणों के मोल प्रभाज से किस प्रकार संबंधित होता है। आज हम विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है। इसका कारण उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या है। उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की प्रकृति नहीं है, बल्कि उनके कणों की संख्या है या मोल प्रभाज है। तो अनेक ऐसे गुण हैं जो वाष्प दाब में अवनमन पर आधारित होते हैं। ऐसे गुण अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। वास्तव में अणुसंख्य गुणों की जो परिभाषा दी गई, यह बताया गया कि किसी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुणों को अणुसंख्य गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये गुण वाष्प दाब अवनमन पर आधारित हैं। यह बात ध्यान रखने योग्य है। अणुसंख्य गुणों के अंतर्गत 2-3 गुण महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्वथनांक उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको बाद में आप पढ़ेंगे। और तीसरा है हिमांक अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अवनमन का अर्थ होता है घटना या कम होना, और उन्नयन का अर्थ होता है बढ़ना। तो जब हम किसी विलायक में जब हम विलेय पदार्थ घोलते हैं तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है या क्वथनांक उन्नयन हो जाता है। इसी प्रकार उसके हिमांक में कमी होती है, हिमांक में अवनमन हो जाता है। तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर आज का जो है, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। हम ये जानते हैं कि जब किसी विलायक में जब कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसकी अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब कुछ कम हो जाता है। राउल्ट के नियम में आपको ये बताया गया कि इस दशा में जो ये वाष्प दाब है, इसको यदि हम P से प्रदर्शित करें तो P बराबर लिखा जा सकता है P0 इंटू X। यहाँ पर यदि हम विलायक के मोल प्रभाज को X1 से प्रदर्शित करें तो विलायक का वाष्प दाब बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसी तापमान पर और गुणे विलायक का मोल प्रभाज। अब यदि हम लोअरिंग की बात करें, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और ये विलयन का वाष्प दाब ये P से प्रदर्शित किया गया, तो हम लिख सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अगर हम लिखें कि वाष्प दाब का अवनमन, तो इसको लिखा जा सकता है कि डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस P। P0 क्या है? P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और P
विलयन का वाष्प दाब है, तापमान स्थिर है। यहाँ पर यदि हम ये P का मान रखें, P का मान इस समीकरण से यहाँ रख दें तो लिख सकते हैं डेल्टा P बराबर P0 माइनस P0 इंटू x1, P0 इंटू x1, या लिख सकते हैं P0 कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं 1 माइनस x1। ये 1 माइनस x1 आपको ये बताया गया कि किसी विलयन में उपस्थित कुल सभी, या यहाँ पर फिलहाल दो घटक हैं, दोनों घटकों के मोल प्रभाजों का योग, जैसे यदि विलेय का मोल प्रभाज x2 हो और विलायक का मोल प्रभाज x1 हो तो दोनों का मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर होगा, एकांक होगा। तो यहाँ पर 1 माइनस x1 अगर हम पक्षांतर करें तो ये x2 इक्वल टू आता है, x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। तो यहाँ पर 1 माइनस x1 के स्थान पर x2 रख कर देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं P0 इंटू x2, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 इंटू x2। इसका अर्थ हुआ, इस समीकरण से पता चलता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन डेल्टा P ये x2 अर्थात विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती है। विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती है। इसमें थोड़ा और संशोधन करते हैं, डेल्टा P अपान P0 इज इक्वल टू x। ये राउल्ट का नियम है। यहाँ पर डेल्टा P और अपान P ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसे कहेंगे, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है? किसी विलायक के एकांक वाष्प दाब में कितनी कमी हो रही है। अगर हम इसको समझना चाहें तो विलायक के वाष्प दाब में होने वाली, एकांक वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। और यह मान जो है ये x2, यहाँ पर x2 था, अर्थात विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर है। ये राउल्ट के नियम के अनुसार आपको समझाया जा रहा है। यदि हम इस मान को और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें, इसको फैला के लिखें, बढ़ा करके लिखें, तो डेल्टा P को लिखा जा सकता है, इधर लिखते हैं P0 माइनस P अपान P0 इज इक्वल टू x2। अब x2 का मान क्या होगा? मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या n2 लिख दें और विलायक के मोलों की संख्या n1 लिख दें, या यहाँ पर स्मॉल लेटर n ये कैपिटल N से लिखें। कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या और स्मॉल n विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। तो विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज ये हो जाएगा बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल कैपिटल N प्लस स्मॉल n, ये विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज। अब इस समीकरण में हम देखते हैं, चूंकि विलायक की मात्रा, अगर कोई तनु विलयन है, तनु विलयन में विलायक के मोलों की संख्या इतनी अधिक होती है कि n प्लस n को हम केवल कैपिटल N लिख सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल n को छोड़ सकते हैं क्योंकि यह संख्या बहुत कम होती है। तो हम बहुत तनु विलयन के लिए ये जो समीकरण है इसको इस रूप में लिख सकते हैं P0 माइनस P अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N। यदि हम मोलों की संख्या की गणना करें तो हम लिख सकते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार अपान अणु भार। तो यहाँ पर स्मॉल n और कैपिटल N जो विलेय और विलायक के मोलों की संख्या है, इसको अणुभार और इनके भार के आधार पर लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि P0 माइनस P अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल लेटर W अपान स्मॉल लेटर M अपान कैपिटल W अपान कैपिटल M। यहाँ स्मॉल w और स्मॉल m विलेय पदार्थ के क्रमशः भार ग्राम में और अणुभार हैं, जबकि कैपिटल W और कैपिटल M विलायक के भार और अणुभार हैं। इस समीकरण को हम P0 माइनस P अपान P0
इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू, ये थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू कैपिटल M। इस रूप में यदि हम चाहें तो इस समीकरण की सहायता से हम स्मॉल m की गणना कर सकते हैं। स्मॉल m अर्थात विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं। अगर हम विलेय पदार्थ के अणुभार के लिए सूत्र लिखें इस आधार पर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के आधार पर, तो लिख सकते हैं डेल्टा P अपान P नॉट, इसको डेल्टा P अपान P नॉट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर m की वैल्यू निकालना था, m इज इक्वल टू, m को यहाँ रखेंगे तो m इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपान P नॉट स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपान डेल्टा P इंटू कैपिटल W। यहाँ पर कैपिटल W विलायक पद का भार है ग्राम में, और ये P नॉट की वैल्यू है, इसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा गुणे P नॉट। इस समीकरण की सहायता से हम स्मॉल m अर्थात विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं। इस समीकरण पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं, इन्हें आप हल करने का प्रयास करें और जहां पर आपको समस्या हो वहां मुझसे संपर्क करें। इसके पश्चात दूसरा टॉपिक जो था क्वथनांक उन्नयन, पहला तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसमें आपने देखा विलेय पदार्थ का अणुभार हम ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से। दूसरा जो टॉपिक है वो है क्वथनांक उन्नयन, इसको भी मिटा के लिखते हैं। क्वथनांक उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक किसे कहते हैं? आपको इसके पूर्व की कक्षाओं में बताया गया है कि किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बर्तन में आप शुद्ध द्रव लेते हैं, शुद्ध जल लेते हैं और इस जल को गर्म करते हैं। गर्म करने पर इसका वाष्प दाब बढ़ता है, इसके कणों में, द्रव के कणों में वाष्प में आने की प्रवृत्ति होती है, इसका वाष्प दाब बढ़ता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि वाष्प दाब ऊपर से लगे हुए वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह द्रव उबलने लगता है, तो जिस तापमान पर यह वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या यह द्रव उबलने लगता है, इस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। आपको इसके पहले बताया गया कि जब किसी द्रव में हम विलेय पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, पहले से ही वाष्प दाब घट गया, तो विलयन का जो क्वथनांक होगा इसे और अधिक गर्म करने पर ये बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो पाएगा। ऐसी स्थिति में जब हम किसी विलायक में विलेय पदार्थ घोलकर विलयन बना देते हैं और उस विलयन को गर्म करते हैं, तो चूंकि वाष्प दाब पहले से घटा था, कम था, तो इसे वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में अपेक्षाकृत अधिक गर्म करना पड़ता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है जबकि विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। यदि हम विलयन के क्वथनांक को T से प्रसिद्ध करें और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को T नॉट से प्रसिद्ध करें, यहाँ पर T नॉट की वैल्यू कम है
और विलयन का क्वथनांक अधिक है, तो इन दोनों का जो अंतर है डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी बी ये क्वथनांक उन्नयन है, ये विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर के बराबर होता है या अंतर है। आपको पहले बताया गया कि यह क्वथनांक का जो उन्नयन है यह वाष्प दाब के अवनमन के कारण हो रहा है, इसलिए यह क्वथनांक उन्नयन का जो गुण है यह भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है जो वाष्प दाब पर आधारित है। यहाँ पर प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि जो डेल्टा टी बी होता है अर्थात क्वथनांक उन्नयन है, यह किसी विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, स्मॉल यम मोलैलिटी के समानुपाती होता है। यहाँ यम जो है ये मोललता है, या लिख सकते हैं डेल्टा टी बी, यहाँ पर एक समानुपाती स्थिरांक होगा इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल लेटर यम, के बी इंटू स्मॉल लेटर यम। अब यदि यम की वैल्यू 1 हो जाए, मोललता 1 कर दिया जाए, तो एकांक मोललता पर यह डेल्टा टी बी बराबर के बी होगा। मोललता एकांक करने पर हम के बी का मान निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। के बी क्या है? इसे हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका जो के बी का नाम है, के बी को हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसका एक और नाम रखा गया मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये दोनों बातें एक ही हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और दूसरा है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये के बी है, और प्रत्येक विलायक के लिए के बी का मान निश्चित होता है। प्रयोगों द्वारा पाया गया कि जल के लिए के बी का मान 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में भी इतना ही होता है। सेंटीग्रेड और केल्विन में डिग्रीज का अंतर नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.52 केल्विन। जब केल्विन लिखते हैं, के लिखते हैं, तो डिग्री नहीं लगाते, केवल यहाँ पर के लिख देते हैं। तो यह देखा गया कि जल के लिए यह मान 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, के बी का मान। इससे ये पता चलता है कि यदि हम जल के 1 लीटर में, मोललता की परिभाषा 1 लीटर में दी जाती है, 1 किलोग्राम में दी जाती है, तो यदि हम किसी प्रयोग में 1 किलोग्राम जल में 1 मोल कोई भी पदार्थ, चाहे वो ग्लूकोज हो, ग्लूकोज 180 ग्राम, 1 मोल बराबर 180 ग्राम, यदि यूरिया है तो 60 ग्राम 1 मोल, यदि हम इन पदार्थों को, जैसे यूरिया 60 ग्राम या ग्लूकोज 180 ग्राम या चीनी 342 ग्राम, इनमें से किसी भी मात्रा को हम 1 किलोग्राम जल में घोल दें, तो उसमें के बी का मान हमें प्राप्त हो जाता है, और वो 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलयन का क्वथनांक इन सभी विलयनों में, तीनों प्रकार के विलयन में 100 चूंकि 100 तो शुद्ध जल का ही क्वथनांक होता है, उसमें इतने की वृद्धि हो जाती है। तो अगर 60 ग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम जल का एक मिश्रण हो, विलयन हो, तो उसका क्वथनांक कितना होगा? उसका क्वथनांक इतना बढ़ करके होगा 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम यहाँ पर इस सूत्र में मोललता का मान रखें, मोललता का सूत्र आपने इसके पहले पढ़ा है, तो यदि हम इसको प्रतिस्थापित करें
यम को हटा करके उसका मान रख दें तो हमें ये सूत्र प्राप्त होता है। ये लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोललता पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार गुणे विलायक का भार W, ये जल का, अगर यदि जलीय विलयन है तो जल का भार किलोग्राम में ये होगा। यहाँ पर ये W का मान ग्राम में रखा जाता है। यदि जल का भार ग्राम में रखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ 1000 का गुणा करके लिखते हैं 1000 के बी इंटू स्मॉल w अपन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये सूत्र हमें प्राप्त होता है डेल्टा टीबी और अणुभार में संबंध। यदि हमें केबी का मान पता है, ज्ञात है, स्मॉल w और कैपिटल W का मान हम प्रयोगों द्वारा प्राप्त करें तो क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करके हम स्मॉल लेटर m अर्थात पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से अगर हम स्मॉल m का मान निकालना चाहें तो स्मॉल m इज इक्वल टू पदार्थ का अणुभार, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल लेटर W। इस सूत्र की सहायता से हम क्वथनांक उन्नयन विधि द्वारा अवाष्पशील ठोस पदार्थों का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात थी कि यदि हम किसी विलयन के वाष्प दाब और उसके तापमान के बीच संबंध ज्ञात करके एक ग्राफ खींचें तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। ये मान लीजिए यहाँ पर वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर को यहाँ मान लीजिए ये वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इतना, तो हम ये पाते हैं अगर शुद्ध विलायक है तो उसका वाष्प दाब अधिक होता है, ग्राफ इस तरह प्राप्त होता है। और यदि वह विलयन है तो प्रत्येक दशा में उसका वाष्प दाब कम होता है, तो विलयन के लिए यह ग्राफ इस तरह से नीचे की ओर प्राप्त होता है। यह ग्राफ विलयन के लिए है सॉल्यूशन, और ये ग्राफ विलायक के लिए है सॉल्वेंट। ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी नहीं टी है, तापमान बढ़ता जाएगा वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, इस तरह से ग्राफ प्राप्त होता है। ये जिस पॉइंट पर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इन्हें हम इसका क्वथनांक कहते हैं। तो ये सॉल्यूशन का क्वथनांक, मान लीजिए इसको हम T से दिखा दें और यहाँ पर लिखते हैं T, और ये विलायक का वाष्प दाब है, इसको T0 से दिखा दें तो T माइनस T0, ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो डेल्टा T होगा, TB अर्थात क्वथनांक उन्नयन। तो हम इस ग्राफ द्वारा तापमान और वेपर प्रेशर वाष्प दाब के मध्य एक आरेख खींच करके, एक ग्राफ खींच करके विलायक और विलयन के मध्य या उनके क्वथनांकों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस विधि से हम अणुभार की गणना कर सकते हैं। ये पदार्थ के या अवाष्पशील पदार्थों का अणुभार ज्ञात करने की दूसरी विधि है। पहली विधि इसके पहले आपको बताया गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विधि के आधार पर, दूसरी विधि ये विधि है क्वथनांक उन्नयन के आधार पर, तीसरी विधि आपको बताई जाएगी हिमांक अवनमन के आधार पर, जो कि अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। धन्यवाद।